elongation in the circumference of a rotating ring or change in radius of a rotating ring. Let a ring is rotating about axis passing through its center and perpendicular to the plane with constant angular speed ओमेगा. एक रिंग इसके केंद्र से जाने वाले और समतल के लंबवत अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है, whose angular speed is ओमेगा, जिसकी कोणीय चाल ओमेगा है. Then we have to find change in radius of the ring due to rotation. घूर्णन के कारण इसकी त्रिज्या में कितना परिवर्तन आएगा. When ring rotating, then each segment on the ring also rotate about same axis and same angular speed. जब ये रिंग घूर्णन गति करती है तो प्रत्येक सेगमेंट भी, प्रत्येक खंड इसका उसी अक्ष के परितः उसी कोणीय चाल से घूर्णन गति करेगा. Then consider a very small segment of length dl. तो इस रिंग का एक छोटा सा खंड लेते हैं जिसकी लंबाई है dl. On joining this segment from center of ring, इसे इसके केंद्र से जोड़ने पर let this segment of length dl subtend angle d theta at the center of ring. माना कि यह खंड इसके केंद्र पर d theta कोण बनाता है. Length is very small dl, so we also consider the angle very small. Let this is d theta, then this half angle is d theta by 2. ये लाइन ड्रॉ की है which bisect the angle, जो कोण को समद्विभाजित करती है, d theta by 2, d theta by 2. If we draw a parallel line, यदि हम एक क्षैतिज रेखा आलेखित करते हैं, यहां पर ये टेंजेंशियल लगेगा टेंशन का फोर्स. When ring start rotating, then each segment experience centrifugal force. You know that when a particle is rotating about the axis, then centrifugal force taken away from the center, तो अपकेंद्रीय बल इसके केंद्र से दूर लिया जाता है, and centrifugal force is provided by the external agency. और अभिकेंद्रीय बल बाहर की कोई एजेंसी इसको प्रोवाइड करती है. For example, when earth rotates about the sun, then centrifugal force will act away from the circular path and gravitational force on the earth due to sun acting toward the center, whose magnitude is equals to mv square by r. तो यहां पर जैसे ही ये रिंग रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो इसके हर एक सेगमेंट पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे लगेगा, ऊपर की ओर कार्य करेगा. Then component of this tension, if this angle is d theta by 2, then this is also d theta by 2. ये वाला ये एंगल भी ज्योमेट्री से d theta by 2 ही होगा. d theta by 2 ये एंगल. Then on taking components of t into mutually perpendicular direction, t cos d theta by 2, t का इधर कंपोनेंट और इस डायरेक्शन में जो t का कंपोनेंट आएगा t sin d theta by 2. सिमिलरली फॉर ऑपोजिट पॉइंट, यहां पर जो कंपोनेंट है t cos d theta by 2 and t sin d theta by 2. So for this particular segment, these two components are balanced with each other. ये दोनों घटक एक दूसरे से संतुलित हो जाएंगे. While 2t sin d theta by 2 will act toward the center.
दिस इज द सेंट्रीपेटल फोर्स, ये अभिकेंद्रीय बल होगा विच इज बैलेंस बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे अपकेंद्रीय बल संतुलित करेगा m ओमेगा स्क्वायर r। इसका मास ले लिया मैंने स्मॉल सेगमेंट का dm ओमेगा स्क्वायर r, इसको इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इस सेंट्रीपेटल फोर्स से बैलेंस करवा देंगे। देन हियर टोटल सेंट्रीपेटल फोर्स 2t sin d theta by 2 is equals to dm omega square r। dm is mass of this small segment, इस छोटे से खंड का द्रव्यमान लिया अपन ने, whose length dl। आप मुझे बताइए पूरी रिंग का मास अगर l है, l लेंथ का मास अगर m है, तो 1 सेंटीमीटर का मास कितना होगा यूनिट लेंथ का, तो dl लेंथ का मास कितना होगा m अपॉन l dl, dm, ये होगा dm। तो यहां पर ये स्मॉल सेगमेंट का मास है। देन 2t, here angle is very small, so sin theta is taken थीटा, तो sin थीटा को रेडियन में थीटा लिख दिया मैंने, और इसका मास आ जाएगा m अपॉन l, l इज लेंथ ऑफ द रिंग इनटू dl लेंथ का मास है ये dm इनटू ओमेगा स्क्वायर r। t से t कैंसल, t से यहां पर t कैंसल हो गया, तो d थीटा इज इक्वल्स टू t इंटू d थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r dl, m ओमेगा स्क्वायर r dl अपॉन 2 पाई r, 2 पाई r, m ओमेगा स्क्वायर dl अपॉन 2 पाई r। d थीटा को क्या लिख सकते हो आप, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस dl अपॉन r। जो एंगल होगा रेडियन में वो होगा लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस dl अपॉन r। देन t इंटू dl बाय r इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू dl अपॉन 2 पाई, dl से dl कैंसल। देन फोर्स ऑफ टेंशन, तनाव का बल कितना आएगा तार में, m इंटू ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 2 पाई। दिस इज द फोर्स ऑफ टेंशन अलोंग लेंथ ऑफ द वायर। तार की लंबाई के अनुदिश ये तनाव का बल है, वेयर m इज टोटल मास ऑफ द रिंग, वलय का कुल द्रव्यमान, एंड r इज द रेडियस, r उसकी त्रिज्या है। And you know that stress is nothing but the tension per unit area of cross section of the wire। तार की इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जो तनाव का बल उत्पन्न होता है उसे हम स्ट्रेस, प्रतिबल कहते हैं। देन बाय फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस, यंग मापांक के सूत्र से F इंटू एल अपॉन A इंटू स्मॉल एल। Then what will be the change in the length of the wire? तार की कुल लंबाई में परिवर्तन कितना होगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर इज 2 पाई r। 2 पाई r यानी इसकी सरकमफरेंस कितनी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द रोटेशन। तो यहां से चेंज इन द लेंथ, लंबाई में परिवर्तन, L इज इक्वल्स टू F इज फोर्स ऑफ टेंशन T, लेंथ इनिशियल लेंथ 2 पाई r अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू यंग मॉडुलस y। ए क्या है यहां पर, ए इज नॉट एरिया ऑफ दिस लूप पाई आर स्क्वायर, इस लूप का एरिया नहीं है, कैपिटल है, while A is area of cross section of wire by which this ring is consist। जिस तार से ये रिंग बनी हुई है, ये वायर है सपोज, इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है कैपिटल है। तो यहां पर वायर सिलेंड्रिकल है अगर, तो इस केस में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्क्यूलर है, तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर। आर इज रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर, इस तार के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या है। ये इस लूप का एरिया नहीं है, इस लूप की रेडियस नहीं है, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की रेडियस है।
ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन दिस इक्वेशन, टी का मान रखने पर एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई आर अपॉन ए इंटू वाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसल, देन चेंज इन द लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई में परिवर्तन कितना आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए इंटू वाई, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए इंटू वाई। दिस इज द चेंज इन लेंथ, लंबाई में कुल परिवर्तन है ये। तो यहां पर देखिए ये चेंज इन लेंथ है and initial length is circumference, then what will be the change in radius? Final length of this wire is 2 pi r plus delta r, let radius increases by delta r minus initial length 2 pi r is equals to m omega square r square upon a into y। then 2 pi कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो यहां पर 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसल और 2 पाई को नीचे ले जाते हैं, देन चेंज इन रेडियस विल बी m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2 पाई a इनटू y। दिस इज द चेंज इन रेडियस ऑफ द लूप, इस लूप की त्रिज्या में परिवर्तन है ये। इन द टर्म्स ऑफ द डेंसिटी, घनत्व के पदों में, वॉल्यूम m इज मास ऑफ दिस रे and mass is volume into density, and volume is area of cross section of the wire into total length of the wire। इस तार की कुल लंबाई, यहाँ पर 2 पाई r लिख सकते थे, ये इनिशियल मास है, या मास की टर्म्स में ठीक है, आप निकाल सकते हो डेंसिटी की टर्म्स में भी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके मास को। सो दिस इज द चेंज इन रेडियस ऑफ दिस रोटेटिंग रिंग। इस रिंग के घूर्णन के कारण इसकी त्रिज्या में कितना परिवर्तन आएगा, ये अपन ने फाइंड किया। यहां पर स्ट्रेस क्या लिया है, ड्यू टू टेंशन, तनाव के बल के कारण जो प्रतिबल होगा वो आपने कंसीडर किया है, तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगा के ये सब अपन ने निकाला। breaking load required for breakdown of a wire, किसी तार को तोड़ने के लिए कितना लोड लगाना पड़ेगा ये फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ लोड रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग और ब्रेकडाउन ऑफ वायर, इसको तोड़ने के लिए आवश्यक बल का मान कितना होगा। देन यू नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्ट्रेस का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देन ब्रेकिंग फोर्स, भंजक बल इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्रतिबल इनटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रेकिंग लोड। ब्रेकिंग लोड का सूत्र है ब्रेकिंग लोड भंजक बल इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस भंजन प्रतिबल इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।
Then breaking load is equals to stress. This is not stress, this is a breaking stress. किसी वायर को तोड़ने के लिए यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर जो ब्रेकिंग लोड लगाना पड़ेगा या जो ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस, वो इसका भंजन प्रतिबल होगा। और एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना है, ब्रेकिंग स्ट्रेस ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। भंजन प्रतिबल केवल उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इट्स डायमेंशन। इसकी विमाओं पर निर्भर नहीं करता है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। देयरफॉर दिस इज कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। दिए गए पदार्थ के लिए यह एक नियत राशि है। सो ब्रेकिंग लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है ब्रेकिंग लोड और ब्रेकिंग फोर्स। किसी वायर को तोड़ने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा, इट डिपेंड अपॉन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। while इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ, इसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, L टू दी पावर 0। यानी अगर दो तार आपने लटकाए हैं, वन वायर इज थिक, एक तार मोटा है, सेकंड इज थिन, दूसरा पतला है, एक की लेंथ कम है, एक की लेंथ ज्यादा है। ये थिक है, शॉर्ट है, ये थिन है, लॉन्ग वायर है। Then breaking load does not depend upon the length of the wire. तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा, ये इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। जो थिक वायर है, मोर ब्रेकिंग लोड इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ब्रेकडाउन। इसके भंजन के लिए ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। एंड फॉर लेसर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और कम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड, कम बल की आवश्यकता होगी। अगर दोनों वायर की लेंथ सेम है, दोनों वायर की लेंथ सेम है, या मान लो कि लेंथ डिफरेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, आपने दो तार लटकाए यहां पर, बोथ हैविंग सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बराबर है, लेकिन एक की लेंथ ज्यादा है, एक की लेंथ कम है, एक तार लंबा है, दूसरा तार छोटा है, then same amount of breaking load is required for their breakdown। तो इनके भंजन के लिए समान प्रतिबल, समान बल की आवश्यकता होगी, because it does not depend upon the length। ये लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। तार लंबा हो या छोटा हो, अगर एरिया सेम है, then their breaking load will be same। उनका जो भंजन बल होगा वो बराबर होगा, but it depend upon the area of cross section। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। जो थिक वायर है उसके लिए ज्यादा ब्रेकिंग लोड चाहिए या ज्यादा ब्रेकिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा लोड सस्पेंड करना पड़ेगा उसके लिए। सपोज दिया है, फाइंड रेशियो ऑफ ब्रेकिंग लोड for two wires consist of same material having length in the ratio L and 12 या 1:2 ले लो, in the ratio 1:2, while ratio of their diameter is 2:3। दो तार दिए हैं आपको, एक की लेंथ L है, दूसरे की लेंथ 12 है।
एक का डायमीटर 2d है, दूसरे का डायमीटर 3d है, डायमीटर का रेशियो 2:3 है, बट दे कंसिस्ट ऑफ सेम मटेरियल, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ब्रेकिंग लोड रिक्वायर्ड फॉर देयर ब्रेकडाउन? इसको तोड़ने के लिए कितने भंजन बल की आवश्यकता होगी? मटेरियल सेम है, मैंने आपको बताया ब्रेकिंग स्ट्रेस ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन। ये केवल उसके पदार्थ पर निर्भर करेगा, इसकी विमाओं पर निर्भर नहीं करता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। Therefore, S will be same for both wires and breaking load directly proportional to the area of cross section, which is pi r square because section of wire is circular. Ratio of breaking load B1 upon B2 is equals to R1 upon R2 whole square. लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करेगा, एरिया सेम होता, लेंथ का रेशियो 1:2 है तो ब्रेकिंग लोड का भी रेशियो 1:1 ही आता। सेम ब्रेकिंग लोड इज रिक्वायर्ड फॉर टू वायर्स, फॉर ब्रेकिंग ऑफ टू वायर्स हैविंग सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हाइल डिफरेंट लेंथ। लेकिन यहां रेडियस डिफरेंट है, 2/3 स्क्वायर, then ratio of their breaking load is 4:9, 4:9, ये दोनों के ब्रेकिंग लोड का रेशियो आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, ब्रेकिंग लोड केवल एरिया पे डिपेंड करता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये केवल उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है, उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चेंज इन लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, तार के स्वयं के भार के कारण उसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ था वो अपन ने निकाला था। नाउ वी हैव टू फाइंड द ब्रेकिंग लेंथ, मिनिमम लेंथ ऑफ वायर विच कैन बी maximum length of wire which can be suspended from the rigid support so that its breakdown takes place। तार की वह अधिकतम लंबाई कितनी लटकाई जा सकती है जिससे थोड़ा सा भी लेंथ को बढ़ाने पर उसका ब्रेकडाउन हो जाए, वो कितनी होगी? यहां पर अपन ने इतना लंबा वायर सस्पेंड किया है कि अगर उसकी लेंथ को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाएगा तो वो खुद के भार के कारण उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, खुद के वेट के कारण ही वो टूट जाएगा। वो ब्रेकिंग लेंथ क्या होगी? मैक्सिमम लेंथ विच कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट सो दैट इट इज अनब्रेक, ये टूटे ना, इसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम लेंथ आप कितनी लटका सकते हो? उससे थोड़ी भी लेंथ अगर इंक्रीज की तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तार खुद के भार के कारण टूट जाएगा। लेट ब्रेकिंग लेंथ इज L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज Y, then you know that breaking load is equal to breaking stress into area of cross section। तोड़ने के लिए जो लोड लटकाना पड़ेगा वो होता है स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ब्रेकिंग स्ट्रेसेस, लोड mg, दिस इज द वेट ऑफ वायर इटसेल्फ, ये तार का खुद का भार है जिससे उसका ब्रेकडाउन हो गया, mg नीचे लगेगा। इतना वेट है कि टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ द वायर इंटू डेंसिटी g इज इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस इंटू एरिया। ए से ए कैंसिल। ब्रेकिंग लेंथ भंजन लंबाई L इज इक्वल टू S अपॉन रो जी। Therefore, breaking length does not depend upon area of cross section। वो मैक्सिमम लेंथ जो आप लटका रहे हो यहां पर जिसके बाद उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा या उस लेंथ पर तार टूटने लगा, वो लेंथ
एरिया पे डिपेंड ही नहीं करती है। इफ यू सस्पेंड थिक वायर और थिन वायर, देन their breaking length will be same if they consist of same material. मटेरियल पे डिपेंड करता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। डेंसिटी इज ऑल्सो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, जी कांस्टेंट है फॉर गिवन मटेरियल, दिस होल क्वांटिटी इज कांस्टेंट। एक मोटा तार लटकाओ, एक पतला तार लटकाओ, दोनों के लिए ब्रेकिंग लेंथ सेम होगी। मान लो कि एक 5 मीटर लटकाने पर टूट जा रहा है, तो जो थिक वायर होगा वो भी 5 मीटर के लिए ही टूटेगा। यानी ऐसा नहीं है कि थिक वायर के लिए ब्रेकिंग लेंथ ज्यादा होगी, ज्यादा लेंथ का वायर लटका सकते हैं जिससे कि वो न टूटे, क्योंकि ब्रेकिंग लेंथ डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक वायर का एरिया ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरे वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a है। दोनों की मैक्सिमम लेंथ कितनी सस्पेंड कर सकते हो कि उनका ब्रेकडाउन हो जाए या होने लगे, या ब्रेकडाउन से प्रिवेंट करने के लिए जिसके बाद उसका ब्रेकडाउन हो रहा है, वो लिमिटिंग लेंथ कितनी होगी कि उसके जस्ट बाद वायर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो उसका रेशियो कितना होगा, L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू 1:1, बिकॉज ब्रेकिंग लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, ये केवल उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। जिसका ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा उसके लिए ब्रेकिंग लेंथ भी ज्यादा होगी, ज्यादा लंबा तार लटका सकते हैं जिससे कि उसका ब्रेकडाउन ना हो। तो ये फॉर्मूला था अपना ब्रेकिंग लेंथ का, जो है यहां पर अपन ने डिस्कस किया है। नाउ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और इलास्टिक कर्व, प्रत्यास्थता वक्र, नाम से क्लियर है, ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ प्लॉट कर किया जा रहा है। A wire is suspended from the rigid support. एक तार को लटकाया एंड वेट इज अटैच्ड और इस पे लोड सस्पेंड किया गया है। वी कैन चेंज द लोड को बदला जा सकता है। वी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस द लोड को बढ़ाते जा रहे हैं एंड मेजर द चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर, तार की लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। देन यू नो दैट बाय हुक्स लॉ, हुक के नियम से स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रोपोर्शनल साइन हटाया, कांस्टेंट आया, यंग मॉडुलस, देन स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा में। नाउ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। अब हम विकृति और प्रतिबल के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इन पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज डायमेंशनलेस। नॉर्मल स्ट्रेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है वायर के, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देन वी गेट द कर्व। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेस क्या है यहां पर, स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड फोर्स क्या है यहां पर, सस्पेंडेड लोड। This type of curve is obtained on plotting the graph between strain and stress. विकृति और प्रतिबल के बीच में ग्राफ बनाने पर ऐसा ग्राफ मिलेगा
ऑन इंक्रीजिंग स्ट्रेन और ऑन इंक्रीजिंग स्ट्रेस, प्रतिबल को बढ़ाने पर स्ट्रेन ऑल्सो इंक्रीजेस, विकृति भी बढ़ती ही जा रही है, आप देखिए। देन अप टू पॉइंट P, बिंदु P तक ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, ग्राफ सरल रेखा है। एंड व्हेनेवर ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन these quantities are directly proportional to each other, समानुपाती है दोनों। जहां तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, this maximum value of stress up to which wire obey Hooke's law, तार हुक के नियम का पालन करेगा, is known as proportional limit। ये बिंदु इसकी समानुपातिक सीमा कहलाती है, प्रोपोर्शनल लिमिट। समानुपातिक सीमा, दिस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज अ स्ट्रेट लाइन inclined at some angle from the strain axis is known as proportional limit। इस सीमा को या इस प्रतिबल के मान को हम कहेंगे proportional limit and body will be elastic, तार यहां पर प्रत्यास्थ होगा। Then beyond the point P, बिंदु P के बाद ग्राफ becomes curved, ग्राफ वक्रीय हो गया। तो आप यहां देखिए, यहां पर ग्राफ कर्व्ड है फ्रॉम पॉइंट P to E, बिंदु P से E तक ग्राफ कर्व तो है, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, विकृति प्रतिबल के समानुपाती नहीं है, बट वायर रिमेन्स इलास्टिक, तार प्रत्यास्थ रहेगा। एंड ऑन रिमूविंग द लोड, लोड को हटाने पर इट अगेन एक्वायर इट्स इनिशियल लेंथ, ये अपनी प्रारंभिक लंबाई वापस प्राप्त कर लेगा। यानी E तक बॉडी रिमेन्स इलास्टिक, तार प्रत्यास्थ होता है। देन दिस पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, इसे हम प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा। एंड वायर रिमेन्स इलास्टिक, तार यहां पर प्रत्यास्थ रहेगा। यानी दिस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच बॉडी रिमेन्स इलास्टिक एंड ऑन रिमूविंग लोड इट अगेन रिटेन इट्स इनिशियल लेंथ इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। दैट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल का यह मान उसकी प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है, और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसे हम उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन सामर्थ्य कहते हैं। दिस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल का यह मान। नाउ इफ वी अगेन इंक्रीजिंग द स्ट्रेस, प्रतिबल को पुनः बढ़ाने पर स्ट्रेन ऑल्सो इंक्रीजेस, स्ट्रेन फिर बढ़ती है, विकृति का मान फिर से बढ़ने लगता है। एंड फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के इस निश्चित मान के बाद ब्रेकडाउन ऑफ वायर टेक्स प्लेस, तार का भंजन हो जाता है, वायर ब्रेक हो जाता है। दिस लोड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, लोड इज नोन एज ब्रेकिंग लोड। इस बिंदु के सापेक्ष जो लोड होता है उसे हम भंजन प्रतिबल कहते हैं या भंजन बल कहते हैं। स्ट्रेस है तो ब्रेकिंग स्ट्रेस, प्रतिबल है तो भंजन प्रतिबल, लोड है तो ब्रेकिंग लोड, तो वो हो जाएगा उसका ब्रेकिंग लोड। इस पॉइंट के बाद अगर आपने थोड़ा भी लोड इंक्रीज किया देन इट्स ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, या इस पॉइंट पर वायर ब्रेक होने लगेगा, उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। अब आप इसके बाद देखिए, दिस इज द ब्रेकिंग लोड, लेट दिस पॉइंट इज बी, ये बिंदु बी है।
इस पॉइंट के बाद देखिए ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब लोड को अपन कम कर रहे हैं। लोड को कम करने के बाद भी स्ट्रेन बढ़ रहा है, चेंज इन लेंथ इंक्रीज हो रही है। यानी अगर ब्रेकिंग लोड के बाद, ब्रेकिंग लोड के इक्विवेलेंट लोड आपने सस्पेंड करा और उसके बाद अगर लोड आप डिक्रीज भी करते जा रहे हैं तो वायर की लेंथ में फ्लो हो जाता है एंड इट्स लेंथ कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग लोड। लोड को कम करने के बाद भी उसकी लंबाई लगातार बढ़ती जाती है एंड आफ्टर अ सर्टेन लेंथ इट्स ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस, और इसकी लंबाई लंबी होते होते उसके बाद उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। दिस पोर्शन ऑफ ग्राफ is this portion of graph represent brittle nature of wire और ductile nature of wire। यह तार के भंगुर प्रकृति और तनन प्रकृति को बताता है, ductile nature and brittle nature। greater the length of curve AB, इस वक्र AB की लंबाई जितनी अधिक होगी वायर विल बी डक्टाइल, तनन होगा, यानी उसको खींच के आप लंबा कर सकते हो। जस्ट लाइक द वायर ऑफ द सिल्वर एंड गोल्ड, जैसा कि गोल्ड और सिल्वर का वायर होता है वो डक्टाइल होता है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन वायर, पतले तार में उसको खींच सकते हैं। लेकिन ये पोर्शन जितना शॉर्ट होगा, ये भाग जितना छोटा होगा, देन मटेरियल विल बी ब्रिटल, भंगुर होगा, नाजुक होगा, मोड़ोगे टूट जाएगा, जस्ट लाइक द ग्लास। डक्टाइल प्रॉपर्टी कम होगी उसमें। तो ये डक्टाइल और ब्रिटल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ये शॉर्ट है, अगर कर्व लंबा होने के पहले ही टूट गया हो ज्यादा तो वो उसका ब्रिटल नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, और इसकी लेंथ जितनी ज्यादा है वायर उतना ही ज्यादा डक्टाइल होगा। इंक्लिनेशन ऑफ दिस कर्व इज थीटा, देन tan थीटा इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व। इस ग्राफ का ढाल होगा, आप देखिए यहां पर स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, पॉइंट P तक, तो मुझे बताइए इसका स्लोप क्या होगा tan थीटा, वो होगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, डेल्टा s अपॉन डेल्टा एप्सिलॉन्स, एंड स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस इज यंग मॉडुलस, ये इसका यंग मापांक होगा। यानी स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नथिंग बट द यंग मॉडुलस। विकृति और प्रतिबल के बीच का जो ग्राफ है उसका ढाल यंग मापांक को बताता है, y को रिप्रेजेंट करता है, और यहां से यहां तक स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, सो यंग मॉडुलस इज कांस्टेंट फॉर ईच वैल्यू ऑफ स्ट्रेस और लोड। लोड के हर एक मान के लिए यहां पर जो यंग मॉडुलस है वो कांस्टेंट है। बट बियॉन्ड द पॉइंट P पॉइंट के बाद आप देखिए यहां से लेके E तक स्ट्रेस की इतनी रेंज तक बॉडी इलास्टिक है, यहां तक प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस और स्ट्रेन, लेकिन P से E तक इलास्टिक तो है बॉडी, लेकिन दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है। यहां आप देखिए अगर आप कर्व ऐसा दिया हुआ है, टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यानी स्ट्रेस को थोड़ा सा बढ़ाने पर स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा एक्सटेंट से इंक्रीज हो रही है। यहां से यहां तक क्या था, स्ट्रेस को डबल कर रहे थे तो स्ट्रेन भी डबल हो जा रही थी, उसकी लेंथ में चेंज डबल हो गया था। लेकिन यहां पर क्या है, अगर स्ट्रेस को डबल करोगे तो हो सकता है कि स्ट्रेन ट्रिपल हो जाए, 3 गुना हो जाए। यानी if you increase the stress by same extent then there is large change in the strain or in its length, इसकी लंबाई में परिवर्तन ज्यादा होगा, लेकिन इतनी वैल्यू के लिए वायर इलास्टिक रहेगा। और इसके बाद देखिए इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी ये लूज करता जाएगा, यहां से यहां तक पार्शियल इलास्टिक पार्शियली प्लास्टिक रहेगा, और बी पॉइंट तक ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है यहां पर इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, दिस इज अ ब्रेकिंग लोड। तो आप देखिए बियॉन्ड द पॉइंट P के बाद में P से Q तक जो कर्व का स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है। पहले मान लो कि एंगल 45 डिग्री था तो 15 डिग्री हो गया, स्लोप कम हो रहा है, मतलब यंग मॉडुलस डिक्रीज हो रहा है। यंग मॉडुलस इज नथिंग बट द
स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन इलास्टिक कर्व, प्रत्यास्थ वक्र के ऊपर डाली गई स्पर्शरेखा का ढाल इज यंग मॉडुलस। स्लोप चेंज हो रहा है यहां पर, यानी यंग मॉडुलस की वैल्यू वेरिएबल है। आफ्टर प्रोपोर्शनल लिमिट, समानुपातिक सीमा के बाद, यंग मॉडुलस डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस और सस्पेंडेड लोड, लोड पर डिपेंड करेगा यंग मॉडुलस का मान। तो ये सब अपन ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा। बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो ब्रेकिंग लोड आएगा वो अपन ने अभी फॉर्मूला देखा था, ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ई पॉइंट तक बॉडी परफेक्टली इलास्टिक रहेगी। दिस पॉइंट इज आल्सो नोन एज इल्ड पॉइंट। इस बिंदु को हम इल्ड बिंदु भी कहते हैं, इल्ड पॉइंट। If we suspend the load on the wire for a very long period of time, बहुत ज्यादा दिनों तक अगर बाहर लटका दिया जाए, then it loses elastic property partially. आंशिक रूप से अपनी प्रत्यास्थता का गुण ये खोने लगता है। And on removing the load, it does not acquire its initial length. ये अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त नहीं करता है, जबकि पहले बॉडी इलास्टिक थी, यानी इसको लेंथ को डिक्रीज करने में वापस से टाइम लगेगा ऑन डिक्रीजिंग द लोड, लोड को कम करने पर। दिस इज नोन एज इलास्टिक फैटिग। इसे हम प्रत्यास्थता की थकान कर रहे हैं। तो दीज आर सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इलास्टिसिटी। और ये सब अपने यंग मॉडुलस पे बेस कुछ फॉर्मूले और कुछ डेरिवेशंस देखे। नाउ वी विल स्टार्ट वॉल्यूम इलास्टिसिटी। अब हम आयतन प्रत्यास्थता स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर।